दोस्तों नमस्कार। कैसा लगा आपको जब एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के विमान से उसी जगह पर जा पहुंचे जहां पर उद्घाटन करना है? और कैसा लगा आपको जब जिस सड़क का उद्घाटन हो रहा है उस पर एक के बाद एक भारत के लड़ाकू विमानों को आपने सड़क पर उतरते हुए देखा? वाकई ये कल्पना से परे है। जब आप आसमान में हवाई जहाज में सवार होते हैं तो नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब उसी सड़क पर विमान उतरने लगे जिस सड़क पर आपकी कल गाड़ी दौड़ेगी तो आप कहेंगे वाकई भारत विकसित हो चला है। चकाचौंध की दुनिया भारत के सामने छोटी पड़ रही है और जिसके भीतर भी यह विजन है वो कमाल का विजन है, क्योंकि ऐसी सड़कें पहले कहां बनती थी? जी, यह पूर्वांचल का इलाका है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, जो भारत के मानचित्र पर ही नहीं उत्तर प्रदेश के भीतर भी सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। लेकिन उसकी प्रगति के रास्ते उसे चकाचौंध की दुनिया में ले जाने के सपने और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने जो 40 मिनट के भाषण में बतला दिया, दिखला दिया, वो अद्भुत है और अद्भुत होना भी चाहिए। जिस जगह पर कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां पर इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। जहां पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है वहां रोजगार मिलने लगेंगे। जिस जगह पर 2 जून की रोटी मुहैया कराने के लिए तमाम घर खेती पर निर्भर रहते हैं वहां पर बाजार और उद्योग दिखाए जा रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य है। यह अद्भुत दृश्य इस मायने में भी कि कल आपकी गाड़ी जब सरपट दौड़ेगी तो लखनऊ से गाजीपुर का रास्ता महज 3 से 3.5 घंटे में आप पूरा कर लेंगे बेरोक टोक। या भूल जाइए इस दौर में कौन कौन से जिले आपने पार किए, क्योंकि उन जिलों के भीतर जब आप झांकना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप ये सोचने लगे इतनी बदहाली, इतनी गरीबी, इतनी मुफलिसी, और ऐसे में ये सड़क और किसानों से ली गई जमीन और उनको दिया गया मुआवजा किसानों की झोली भर गया है। लेकिन यह सिर्फ एक बार एक मुश्त की रकम है। आने वाले वक्त में किसका जीवन कैसे होगा इन इलाकों में देखना होगा, और यह बात आज याद रखिएगा, क्योंकि आज जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं उन बातों के पीछे की हकीकत यही है। भारत की अर्थव्यवस्था जब डामाडोल है तो क्या सड़क ही एकमात्र माध्यम है जिसका निर्माण किया जाए और पैसे वाले उस पर सरपट गाड़ी दौड़ाएं, उन गाड़ियों की दौड़ने की एवज में टैक्स की वसूली होने लगे, और इन सब के बीच जो जहां से गुजरेगा कहीं पर टोल वसूला जाएगा, कहीं पे पेट्रोल डीजल की कीमत इस देश में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कोई रास्ता इस देश में सरकार के पास कमाई का नहीं है। हमें लगता है यह सारी बातों को आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जब आप लखनऊ से गाड़ी पर बैठेंगे और वहां से निकलेंगे गाजीपुर के लिए तो उस रास्ते बाराबंकी आएगा, फैजाबाद या अयोध्या का इलाका आएगा, अंबेडकर नगर आएगा, अमेठी आएगी, सुल्तानपुर आएगा, जहां पर आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने हवाई जहाज से पहुंचे थे, वायुसेना के जहाज से। उसके बाद आजमगढ़ का इलाका, मऊ का इलाका और गाजीपुर का इलाका। लेकिन यहां का सच क्या है? इस पूरे इलाके की पट्टी को अगर सरकारी दस्तावेजों के जरिए हम अगर खंगालना शुरू करते हैं तो हमारे सामने यह बात निकल कर आती है तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इस पूरे इलाके के लखनऊ से गाजीपुर वाली सड़क के इर्द गिर्द बने हुए जिलों में 1.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और उसमें भी जब आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर का जिक्र करते हैं, यानी गरीबी से भी जो गरीब परिस्थिति रहती है, उनकी तादाद तकरीबन 23.5 लाख है, यानी उनके हाथ में अंत्योदय कार्ड होता है। यह इस इलाके का एक ऐसा सच है जिससे आप मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। जिले दर जिले जब आप चलते चले जाएंगे तो सरकारी आंकड़ों को हमने निकालना शुरू किया और जानना चाहा कि आखिर लखनऊ में भी कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। लगभग 30,69,468, और इसमें जो अंत्योदय कार्ड लेकर जीते हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर कहते हैं, उनकी संख्या जो है तकरीबन 1.5 लाख है। इसी तरीके से बाराबंकी में जब आप आते हैं तो वहां 26 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तकरीबन 3,50,000 से ज्यादा लोग अंत्योदय योजना के तहत जीवन जीते हैं। यह कमोवेश हर जिले की परिस्थिति है, लेकिन मसला इतना भर नहीं है।
मसला इसके आगे की और खतरनाक परिस्थितियां हैं, क्योंकि जिस चकाचौंध को समेटा जा रहा है उसके भीतर का दर्द और उसके भीतर के अंधेरे से अगर हम आंख मूंद कर चले हैं तो हमें आज दिखाई दिया वायुयान ऐसे जो भारत की सीमा पर मुस्तैद रहते हैं वह अब इस देश के भीतर भी उतर सकते हैं। उनके लिए यह सड़कें बनाई गई है। हमने लगातार इस बात को सुना कि किस तरीके से भारी भरकम जहाजों का सड़क पर उतरना यानी सड़क की मजबूती दिखलाता है, लेकिन उसके भीतर का सच इस अंधेरे के लोग जो रहते हैं उस परिस्थितियों में जहां पर उनकी जिंदगी में रोजगार ना मिलने की परिस्थितियां लगातार जिंदगी विकट बना रही है। आप कहेंगे सड़क ही तो बनी है, इतनी शानदार सड़क बनी है, इसके लिए गुस्सा क्यों, इसके लिए दुख क्यों और इसके लिए आक्रोश क्यों? हमें लगता है कि वाकई भारत के भीतर सड़कों का जाल बिछ रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सड़कें बेहद मजबूत हो चली है, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। और यहां पर सिलसिला रुक तो नहीं रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में हमने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से इलाहाबाद, पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसका आज उद्घाटन हुआ लखनऊ से एक लिहाज से आप कहिए गाजीपुर बलिया तक, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस उसके साथ बनेगी जो आजमगढ़ से निकलेगी और गोरखपुर तक जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस को हमने देखा है, यहां पर दिल्ली से निकलकर आप मेरठ तक जाते हैं, 96 किलोमीटर की दूरी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तकरीबन 735 किलोमीटर है। क्या दिक्कत है, एक के बाद एक बन रहे हैं और देश के भीतर भी तमाम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें मुंबई से दिल्ली लगभग 1350 किलोमीटर यानी मार्च 2023 तक ये पूरा हो जाएगा। इसी फहरिस्त में अमृतसर से जामनगर तक भी एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, 1257 किलोमीटर। यह भी मार्च 2023 तक टारगेट है, पूरा कर देंगे। मुंबई से नागपुर तक भी बन रहा है 701 किलोमीटर का, यह 2022 में ही पूरा होना है। दिल्ली अमृतसर कटरा तक लगभग 657 किलोमीटर, यह दिसंबर 2023 तक का टारगेट है। इसी तरीके से पठानकोट अजमेर यह लगभग 600 किलोमीटर, यह मार्च 2024 तक पूरा होगा। सड़कों का जाल देश के भीतर में बिछ रहा है। गोल्डन क्वाड्रिल का जब सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था तो उस वक्त उनके जहन में दो तीन बातें बहुत साफ थी। जो सड़कें बने वह गांवों को भी छूते हुए निकले और उन इलाकों से निकले जहां पर अर्थव्यवस्था को जोड़ा जा सके, जहां पे खरीद फरोख्त यानी क्रय विक्रय की परिस्थिति लोगों की जेब को बढ़ाए, आय का साधन उससे जुड़ जाए। मौजूदा वक्त की स्थिति है कि इस देश के भीतर में महंगाई और बेरोजगारी दोनों से लोग दो चार हैं, लेकिन इससे सड़कों पर क्या असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहां से दूसरा खेल शुरू होता है, जब इस तमाम जिलों के भीतर हम आपको ले चले। लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, इस देश के भीतर में आप फ्री में सड़क पर सफर नहीं कर सकते हैं। यह अलग मसला है कि आपसे बजट बनाते वक्त ही वसूल लिया गया था पैसा, लेकिन उसके बावजूद भी आप फ्री में सफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। इस देश के भीतर में जितने भी टोल हैं, जो टोल टैक्स वसूलने वाले हैं नेशनल हाईवे पर, उनकी संख्या तकरीबन 550 है। 531 से 550 के बीच में कहा जाता है। और उसमें जो कोई भी पैसा देता है, जो भी गाड़ी गुजरती है, उसका जब हमने एवरेज निकाला तो यह पर किलोमीटर एवरेज जब आप नेशनल हाईवे से गुजरते हैं तो आपको देना पड़ता है ₹1.31 आपको पड़ते हैं इस सड़क पर टोल देने के लिए। अब सवाल यह है कि नेशनल हाईवे के पैरेलल में हम लोग एक्सप्रेस वे में चले गए, लेकिन हर राज्य अपने तौर पर टोल ज्यादा भी वसूलते हैं। यह तो हमने एक एवरेज बताया कि हर किलोमीटर में ₹1.31। उत्तर प्रदेश के भीतर में नेशनल हाईवे से जब आप गुजरेंगे तो वो आपको पड़ेगा ₹1.46। लेकिन अब एक्सप्रेस वे का जो विस्तार हो रहा है और जो सड़कें बन रही हैं, उसमें आप फ्री में नहीं घूम पाएंगे। उसमें आपको प्रति किलोमीटर ₹1.90 अतिरिक्त देने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे वो सड़क बड़ी है या सड़क साफ है या सड़क में शानदार तौर से आप अपनी गाड़ी को सर पर दौड़ा सकते हैं। जिनके पास पैसा है उनके बारे में आज जिक्र नहीं है। आज तो उनके बारे में जिक्र है जिन जिलों से होकर यह सड़क निकलेगी और वहां के लोग इस सड़क पर किस दिन अपनी गाड़ी के साथ पेट्रोल डीजल भराते हुए सरपट दौड़ेंगे और टोल टैक्स भी चुकाएंगे। उस दिन का इंतजार हमें और आपको दोनों को करना है। अब आप सोचिए कि जब एक्सप्रेस वे बनने की स्थिति आ रही है तो मौजूदा वक्त में जो नेशनल हाईवे से
देश का एवरेज 1 रुपये 31 पैसे पर किलोमीटर वसूला जाता है। उत्तर प्रदेश में 1 रुपये 46 पैसे प्रति किलोमीटर वसूला जाता है, वह बढ़कर नेशनल एवरेज में पहुंच जाता है 1 रुपीज 85 पैसा, 1 रुपया 85 पैसा, और उत्तर प्रदेश में यह लगभग 1 रुपये 90 पैसे पर आकर टिक जाता है। यह आप पे बोझ पड़ने वाला है। यह जानते समझते हुए थोड़ा सा इसको और साफ हो जाइए कि आपसे जो वसूली की गई इस दौर में हर चीज को लेकर वसूली की गई, और इस वसूली का सच यह है कि आपसे ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए भी जो टैक्स सरकार वसूलती है उसने बजट में ही प्रावधान किया है। 23,527 करोड़ उसने वहां पर ले लिया। आप कहेंगे अच्छा ट्रांसपोर्ट ना, सड़क का जिक्र तो नहीं हुआ। तो चलिए, सड़क यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी सरकार लेती है। वो सेस अलग अलग माध्यमों से सरकार कलेक्ट कर लेती है, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपके हिस्से में किसी भी सामान को खरीदते वक्त हो सकता है 1 रुपया आए, 50 पैसा आए, कहीं 5 रुपया आ जाए। लेकिन इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो इस पूरे देश के भीतर में से 1,98,000 करोड़ रुपया जो है यह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के तौर पर सरकार वसूलती है। और उसके बाद जब सड़क बनाती है तो वहां टोल टैक्स जो वसूले जाते हैं वो प्रति किलोमीटर 1 रुपये 90 पैसे। खेल किस बात का है? आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाने का खेल है, या फिर ये अंग्रेजों से इतर एक सोच है? अंग्रेजों की सोच थी कि इस देश के भीतर में रेलगाड़ी यानी रेल पटरियों का जाल बिछाइए, सड़कों का जाल बिछाइए, क्योंकि इस देश को हमको खोखला करना है। जो खनिज संपदा से परिपूर्ण इलाके हैं वहां से खनिज निकालेंगे, कहीं से हम लकड़ियां निकालेंगे यानी जंगल काटेंगे, और जो भी अनाज है उसको भी निकालेंगे। पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ वो भारत से निकाले गए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हुआ, जहां से गांव से माल निकलते चले गए और मैनचेस्टर पहुंचते चले गए। और हमने ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देख लिया। और मौजूदा वक्त में भारत का सच यह है कि यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, मार्केट रेवोल्यूशन है। वह मार्केट जो पैसे वालों के लिए है, उन पैसे वालों को इन जगहों पर सड़क चाहिए जहां पर आने वाले वक्त में अगर सुदूर इलाके में गाहे बगाए कोई कॉरपोरेट पहुंच भी जाए, जैसे इस वक्त इस देश के भीतर में मंडी के ठीक समानांतर ओपन मंडी बनाने के लिए और एफसीआई के समानांतर गोडाउन्स बनाने के लिए, जो एक तरफ रिटेल सेक्टर अंबानी के पास है और गोडाउन्स का सेक्टर एफसीआई के पैरेलल में वह अडानी के पास है, वह भी गांव गांव तो जाएंगे। तो उनके लिए सड़क तो सरकार ही बनाएगी। सरकार सड़क बनाएगी तो पैसा तो आप ही से लेगी, और उस पैसे को लेने के स्थिति में किसानों को अगर 4 गुना मुआवजा इस दौर में लैंड रिफॉर्म के नाम पर दिया जा रहा है, और ये कंपनसेशन जो दिया जा रहा है, उससे एक बार तो उनको पैसा मिल जाएगा और हो सकता है उनकी जिंदगी तत्काल में तर भी जाए। लेकिन आने वाले वक्त में उनके पास कौन सी परिस्थिति होगी, इसको जानने के लिए हो सकता है आपको ट्राइबल्स इलाके में जाना होगा, जैसे झारखंड के इलाके में। वहां पर मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, तो हेमंत सोरेन ने कहा आदिवासियों की जमीन हम नहीं लेने देंगे, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आइए। यहां तक कि जो राजमहल कोयलियरी जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां पर जिन आदिवासियों ने जमीन दी थी उनको भी राजमहल कोलियरी को रुका दिया, माइनिंग को रुकवा दिया वहां के मुख्यमंत्री ने। आने वाले वक्त में आदिवासी कैसे जिएंगे? अब आप इसमें सियासत की लकीर देखिए, विकास का विरोध देखिए, जो देखना है देखिए, लेकिन इस देश के भीतर में जिंदगी जीने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के पास जो कुछ भी था वो मौजूदा वक्त में मोनेटाइज करके सरकार उसे अपने पास ले रही है और विकास की चकाचौंध आपके सामने परोस रही है। आप उसमें खोना चाहते हैं तो खो जाइए, क्योंकि जब हम इस बात का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं, अब आप सोचिए कि जब आप आगरा से लखनऊ जाते हैं तो आपको कार, जीप, वैन में सवार होते हैं तो 570 रुपए देने पड़ते हैं। जब आप उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए मिनी बस में जा रहे हैं तो लगभग 905 रुपए देने पड़ते हैं। और इसी तरीके से हर चीज़ के सामान की कीमत है। बस ट्रक जाएगी तो 1,815 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कोई गाड़ी जा रही है तो लगभग 2,785 रुपए देंगे। और जब आप देखते हैं ना कई टायरों के साथ कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लिए हुए कोई गाड़ी गुजर रही है तो उससे लगभग 3,575 रुपए वसूले जाते हैं आगरा से लखनऊ तक की। हम सिर्फ इतनी ही जानकारी दे रहे हैं। इसी एवरेज को समझिए कि हर के ऊपर जब ये बोझ पड़ेगा तो वो बोझ वसूलेगा कहां से? जनता से ही वसूलेगा। सरकार भी जनता से सेस भी ले चुकी है, टैक्स भी वसूल चुकी है। अब लौटिए इस दोनों के बीच में, जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, उसको उसकी एवज में पैसा चाहिए, तो एक चीज इससे भी समझ लीजिए कि आज जब
प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो लोग पहुंचे थे उनके लिए 2000 बसों का इस्तेमाल किया गया। उन 2000 बसों को लाया जाएगा। इसमें डीएम ने बकायदा ऑर्डर पास कर दिया परिवहन निगम को कि आपको किसी भी हालत में लेकर आना है, क्योंकि यह कार्यक्रम आप ही का है, यानी UPEIDA। इसका फुल फॉर्म जो होता है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 400 किलोमीटर एक दिन के भीतर में अगर सरकारी बस चलती है तो उसका एक दिन का खर्चा तकरीबन 24,000 रुपए आता है। अब आप सोचिए कि जो 2000 बस का टारगेट लिया गया, जिसमें कहा गया सुल्तानपुर अपने तौर पर लगभग 1400 बस का इंतजाम करेगी और 600 बस कहीं दूसरी जगहों से आएगा, जिसमें अंबेडकर नगर है, अयोध्या है, फैजाबाद है, उन जगहों से आएगा। लेकिन 24,000 रुपए के हिसाब से जब आप 2000 को देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा ये तो करोड़ों का मामला हो गया। तो ये करोड़ों रुपए देगा कौन? लगभग 5 करोड़ से ज्यादा रुपए देगा कौन? यह कहा गया कि दरअसल यह देगा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ही देगा, उसी का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री चाहे आए हो, मुख्यमंत्री चाहे आए हो, तो उनके लिए जो भीड़ लानी है, यहां पर सवाल ईंट गारे का नहीं है, सवाल लोगों को लाने पर होने वाले खर्चे को भाई वही सरकारी विभाग वहन करेगा, जो सरकारी विभाग इस देश के टैक्स पेयर से चल भी रहा है। कमाल की स्थिति है, गजब है इस देश के भीतर में। क्योंकि 3 दिन पहले अगर याद कीजिएगा, आजमगढ़ में जब देश के गृह मंत्री पहुंचे थे, जो राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे थे, वहां पर भी डीएम ने परिवहन के लिए लगभग जो बसें मंगाई थी उसमें PWD डिपार्टमेंट को कहा था पेमेंट आप कीजिए। 40 लाख रुपए उसने दे दिए या नहीं दिए, लेकिन उनको ऑर्डर पास हो गया कि आपको यह पैसा देना है। इसी तरीके से अब 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को प्रधानमंत्री महोबा जाने वाले हैं। वहां पर भी पैसा सरकार अपने तौर पर वहीं के लोगों पर यह खर्च जो है वहां का सिंचाई विभाग उठाएगा। उसको कहा गया है लगभग 1600 यानी 1600 बस का आप लेकर आइए, उसका खर्चा उठाइए। एक बस का खर्चा आ रहा है लगभग 22,081 रुपए प्रतिदिन का खर्चा। इसमें आपको लगभग पड़ेगा 7 करोड़ रुपया। 7 करोड़ रुपया 6,000 यानी 7 करोड़ 6,000 रुपए आप ही दीजिए, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे दे, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट दे दे, जो सिंचाई विभाग है। यह इस देश के गवर्नमेंट के भीतर की स्थिति है, तो लोगों की स्थिति क्या होगी? हमें तो याद आ रहा है कि इमरजेंसी लगने से पहले इंदिरा गांधी पे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आरोप लगाए थे, उसमें एक आरोप यह भी था कि आप चुनाव पे जो खर्च कर रहे हैं उसमें लाउड स्पीकर आपने सरकारी खर्चे पर लगवाया है। और एक जो पीएमओ का अधिकारी है, जो कपूर साहब उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, वह उठकर चले गए थे वहां पर चुनाव प्रचार में, तो इसके आधार पर मान लिया गया उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। और यह चुनावी रैलियों का जो पूरा स्वरूप है, क्योंकि पॉलिटिकल बातचीत हो रही है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, यह कोई डेवलपमेंट को लेकर काम सिर्फ नहीं हो रहा है। तो क्या चुनाव प्रचार की दिशा में पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी जाए? मौजूदा वक्त में यह बड़ी छोटा सा सच है। वो दौर अलग था, 70 का दशक था, उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट था, उस समय कोई PIL लेकर पहुंचा, उसके बाद सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद चुनाव ही रद्द कर दिया गया। वो एक दूसरा दौर था। ये दौर तो एक दूसरा दौर है जहां चकाचौंध है, सारी परिस्थितियां हैं। और इन परिस्थितियों के बीच में जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है जिले जर्दिले। देखिए, अयोध्या के इलाके में तकरीबन 18,80,000 लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड होता है, उन परिवारों से जिंदगी जीने वाले लगभग 2,33,000 हैं। अंबेडकर नगर में तकरीबन 18.5 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। तकरीबन यहां पर जो अंत्योदय कार्ड पर जिंदगी जीते हैं उनकी संख्या लगभग 2,63,000 है। अमेठी में लगभग 14,59,000 लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। यहां पर तकरीबन 2,54,000 अंत्योदय कार्ड पर जिंदगी जीते हैं, यानी पुअरेस्ट ऑफ पुअर। सुल्तानपुर, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहां पर तकरीबन सबसे ज्यादा 18,70,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2,70,000 अंत्योदय कार्ड पर जीते हैं। और आजमगढ़ का इलाके का जिक्र बार बार हो रहा है, वहां तो 35 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अंत्योदय कार्ड जिनके पास है उनकी संख्या 4 लाख से ज्यादा है। मऊ में लगभग 16 लाख, 16.5 लाख गरीबी रेखा से नीचे हैं। गाजीपुर में तकरीबन 28 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।
यानी बीपीएल परिवारों के भीतर में एक दौड़ती सरपट गाड़ी जिसकी रफ्तार 100 हो सकती है और 120 करने की तैयारी है, आप 1 घंटे के भीतर में 100 किलोमीटर तय कर सकते हैं और 3 घंटे के भीतर 300 किलोमीटर, 3.5 घंटे में आप लखनऊ से गाजीपुर पहुंच जाएंगे। तो क्या ताली बजा ली जाए? और इन परिस्थितियों को देखने वाले गांव वाले जो अपनी जमीन दे चुके हैं, एक मुश्त उनको पैसा मिल गया, वह भी गाड़ी खरीद लें और उस सड़क पर सफर करना शुरू कर दें। लेकिन क्या उस पूरे इलाके के खेती और वहां की जीविका को लेकर किसी ने कोई जिक्र किया? वहां की स्थिति यह बताई गई कि आने वाले वक्त में यहां पर इंडस्ट्रियल हब होगा, यहां पर फैक्ट्रीज लगेगी, ये एक लिहाज से ऐसी जगह होगी जो आने वाले वक्त में देश की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक होगा। तो हमें लगता है कि आज एक वक्त के लिए 2015 में जब बिहार में इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो पैकेज का ऐलान किया था, तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, यानी 2015 बिहार इलेक्शन से लेके पश्चिम बंगाल के इलेक्शन तक, जो इस वक्त जहां पर हार गई बीजेपी, इन परिस्थितियों में अगर आप सफर करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री गए और तकरीबन इस दौर में 18 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान उन्होंने कर दिया। जहां चुनाव जीत गए वहां पर जीत गए, वहां अपने तौर पर सरकार के स्वरूप में जनता की स्थिति क्या करती है छुपा हुआ नहीं है। चुनाव जीतने से पहले डबल इंजन का भी जिक्र होता था और जहां हार गए उस तरफ मुंह ही नहीं किया। यह इस देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक जबरदस्त सच है। इस सच से हर कोई आंख मूंदे रहेगा और आने वाले वक्त की चकाचौंध और सपनों में खोना चाहता है, उसको लोग खोने को मजबूर करते हैं। क्योंकि जिन योजनाओं का ऐलान बीते 6 बरस में बिहार इलेक्शन 2015 से पश्चिम बंगाल के इलेक्शन तक किया गया, 18 लाख करोड़ अलग अलग राज्यों में योजनाओं के तहत अगर खर्च किए जाते तो लोगों की जिंदगी का कायाकल्प हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया में वो सरकार इतनी मदहोश हो गई थी, उसने देखा ही नहीं इस वक्त देश की स्थिति क्या है, उन परिस्थितियों के भीतर लोग कैसे सरकार को देख रहे हैं। हालांकि संघ चिताता था बीच बीच में, उस समय आरएसएस की कोई सामाजिक प्रतिबद्धता बची हुई थी। उस समय सुदर्शन जी हुआ करते थे सरसंघ चालक, और दूसरे नंबर पर मोहन भागवत होते जो अब एक नंबर 1 पर आ गए हैं। सुदर्शन जी का तो निधन हो गया, ये नंबर 1 पर आ गए। लेकिन मौजूदा वक्त में आरएसएस की इतनी ताकत भी नहीं है कि वो सत्ता की घंटी बजाकर कह सके ये कौन सा चकाचौंध आप परोस रहे हैं। इस देश के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा है? आपने देखा है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चकाचौंध है, कितना चकनाचूर हो चला है? आपने देखा है एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या हो चला है? आपने देखा है रोजगार की स्थिति क्या है? आपने कुछ भी नहीं देखा है क्या? ये कौन कहेगा और कैसे कहेगा इन परिस्थितियों में आकर? क्योंकि हमारे सामने तो पहली बार उद्घाटन स्थल पर सड़क के रास्ते भारतीय वायुसेना का विमान भारी भरकम जब पहुंचता है तो दरवाजा छोटा सा खुलता है और उसमें भी सामने से चंद लोग निकलते हैं और वह पलके बिछाए हुए प्रधानमंत्री उतर रहे हैं और उसके बाद वो उद्घाटन करने की दिशा में चल जाते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक घोषणाओं का ऐलान, चकाचौंध दिखाने की सोच, सपनों में सुलाने की सोच और उसके बाद जहाजों का उतरना। यह है विकसित भारत की अनूठी परिकल्पना जो चुनाव के वक्त और बड़ी होगी। इंतजार कीजिए, 3 दिन बाद प्रधानमंत्री महोबा भी जाएंगे। वहां पर भी तो बसें चाहिए, वहां पर भी पैसा चाहिए, वहां भी पैसा देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सपने बड़े बड़े होंगे। सपने देखिए और जिंदगी जी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।